नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूं विपिन जोशी। आज मैं हूं लक्ष्मी आश्रम कौसानी में, जहां कांडपाल जी मिले हैं, दोराट से आए हैं। पानी पर इनका काफ़ी लंबा और बहुत प्रसिद्ध काम है। किसी परिचय के मोहताज कांडपाल जी आज नहीं है। तो सर, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पानी की लड़ाई को आप किस तरह से लड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ पानी की, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस बात रखने का मौका दिया है। मैं ख़ास तौर से जो अभी पहले पर्वतीय क्षेत्र की बात करता हूँ, तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पानी का तेज़ी से जल स्रोत जो है सूखते चले जा रहे हैं। नौले धारे सूख रहे हैं, साथ में नदियाँ उसके कारण सूख रही हैं। तो मैं लगभग 1990 से पेड़ लगाने पर और छोटे खाव बनाने पर काम कर रहा था, तालाब बनाने पर। लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा था कि जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो 2012 में, क्योंकि लगातार करते हुए 2012 में मैं एक गांव में मीटिंग कर रहा था महिलाओं के साथ, तो एक बूढ़ी महिला ने मुझसे कहा कि मास्टर, जब तक ये बंजर खेत होते रहेंगे तब तक ये पानी कम होता रहेगा। तो मैंने कहा, बंजर खेत का पानी से क्या लेना देना है। तब उनके सामने जब बात आई तो उन्होंने बताया कि पहले से सारे खेतों में, पहाड़ के ऊंचे से ऊंचे क्षेत्र में भी, छोटे छोटे खेतों में भी हल जोता जाता था और मुडेर थोड़ी ऊंची होती थी और खेत का ढलान थोड़ा पहाड़ी की तरफ को होता था। तो जो बारिश का जल होता था वो सारा का सारा खेत में जमा हो जाता था और वो नीचे चला जाता था जब बारिश में उसमें, क्योंकि उसमें हल जोतते थे तो वो सॉफ्ट ज़मीन जो है मुलायम हो जाती थी। तो उसके कारण वो ज़मीन के अंदर जाता था, वही कहीं ना कहीं नौले धारों में निकलता था। उन्हीं से छोटी छोटी नदियाँ या गाड़ गधेरे बनते थे, जो बड़ी नदियों में, गंगा जैसी नदियों का पानी वही बढ़ाते थे। तो उसको उन्होंने कहा, जब पलायन के कारण जिस प्रकार से आज़ादी के बाद बड़ी तेज़ी से पलायन हुआ है, गांव में खेत बंजर होते चले जा रहे हैं और वो खेत अस्त व्यस्त हो गए हैं, तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं रुकता है। तुम जब तक ऐसा नहीं करोगे कि इन खेतों में फिर से हल नहीं जुतवाओगे, तब तक ये नौले धारे सूखते रहेंगे। तुम पेड़ लगा लो या अन्य कोई प्रयास कर लो। ये उस बूढ़ी महिला का, आमा का हमसे कहना था। तो मैंने उसके बाद उन गाँव को देखने की कोशिश की जहाँ खेत 100% या 90% खेती हो रही थी और जहाँ खेती बिल्कुल बंजर हो गई थी। तो मैंने पाया कि ज़्यादातर जहाँ खेती हो रही थी उसके नीचे के नौले धारे भरे हुए थे। अच्छा। जैसे सिलंग जैसा गांव है, सनने जैसा गांव है। लेकिन जब मैंने अपने इधर के कुछ और गांव देखे, जहाँ कांडे जैसे गांव, बिठोली जैसे गांव, तो उन गांवों में देखा तो उनके खेतों में सारे हल जोतना बंद हो गया था, पलायन हो गया था पूरा। तो उसके कारण सारे नौले धारे सूख गए थे उसमें। उनमें ये अंतर मैंने जब रिसर्च करी लगभग 20 गांव की, ये पाया। तो मैंने एक नारा दिया, पानी बो पानी उगाओ। हकीकत में ये महिला ने ही कहा था कि पानी जब तक लोग बोएंगे नहीं तब तक ये नौले धारे नहीं बढ़ेंगे, पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने उसको थोड़ा आगे बढ़ाया और 2012 में एक नारा दिया, पानी बो पानी उगाओ। उसके बाद क्योंकि खेतों में हल जोतना तो इतना संभव नहीं है, तो लेकिन वो हर खेत में मैंने अपील करी कि हर खेत में एक खाव बना दिया जाए, जितना खेत में पानी आए उसी खेत में रुक जाए। उसके लिए फिर मैंने लोगों से अपील करी, रिटायर्ड लोगों से अपील करी, बच्चों से अपील करी, क्योंकि मैं एक ही कॉलेज में 35 साल से अध्यापक हूँ। तो वहाँ जितने पढ़ाए हुए विद्यार्थी थे उनसे मैंने अपील करी कि तुम लोग अपने अपने खेत छोड़ के चले गए हो, एक एक खेत में एक एक खाव खोदो। तो उसी से हमने, जो हमारी रिस्कन नदी है जो विमांडेश्वर से निकलती है और आगे जाके गगास में तिपोला पर मिलती है, लगभग 40 गाँव के भी वो जो है पानी फीड करती है। तो उसके बाद हर खेत में खाव खोदने का सिलसिला जनता के सहयोग से शुरू हुआ और जो उस क्षेत्र के रिटायर्ड लोग थे बाहर, उनसे भी मैंने कहा कि आप लोग छोड़ के चले गए हैं तो आप लोग अपने खेतों में खाव खोदिए। और ये सिलसिला चला। आज लगभग 15 लाख रुपए से अधिक के खाव जनता के सहयोग से हमारे क्षेत्र में खुद चुके हैं और उसके कारण रिस्कन नदी और कई नौलों में जो 15-15 साल से सूखे हुए थे उनमें पानी फिर से रिचार्ज हुआ है। अब मैंने इसी नारे को विद्यार्थियों को, महिलाओं को, सब क्षेत्र में वो किया है, जागरूकता करी है, जिसके कारण बड़ी तेज़ी से इसमें काम जनता कर रही है। किसी की मृत्यु पर, किसी के जन्म पर, किसी नौकरी लगने पर एक खाव बनाने का सिलसिला हमारे क्षेत्र में चल रहा है। उसी को मैं पूरे उत्तराखंड में ले जाना चाहता हूँ, पर्वतीय क्षेत्र के, कि जो ऊंचाइयों पर कोई न कोई अपने पैसे से खाव बनाए। और सरकार से भी हमने, क्योंकि रिस्कन नदी लगभग 45 किलोमीटर की है, उसमें हमने नमामि गंगे से भी अपील की है कि आप इसको अपने उसमें रखें, जिससे कि इसमें हर 100 मीटर पर चेक डैम बना दिए जाएँ, जिससे पानी जो है रिचार्ज हो। ये हमारा मेन है। उसी पर मैं चाहता हूँ कि जो मैदानी क्षेत्र भी है,
जहाँ पर से तेज़ी से ट्यूबवेल से पानी निकाला जा रहा है, उसको ज़मीन के अंदर से निकाला तो जा रहा है लेकिन वापस तो किया नहीं जा रहा है, और उसका प्रभाव पहाड़ी क्षेत्र में भी पड़ेगा। अगर तराई का ज़मीन का स्तर नीचे जाएगा तो पर्वतीय क्षेत्र का स्तर भी नीचे जाएगा, और उसके कारण तेज़ी से समस्या हो रही है। और मैं कई जगह ऐसा भी देख रहा हूँ वर्तमान में जहाँ पर सूखा पड़ गया है, जहाँ के नौले धारे बिल्कुल सूख गए हैं पिछले 8-10 साल से, वहाँ पेड़ भी सूखने लगे हैं, वहाँ पेड़ सूखने की दर बढ़ गई है। अगर इस पर पूरे सब लोग जागरूक नहीं हुए और सब ने एकाग्रता से सोचना शुरू नहीं किया इस पर गंभीरता से, और एक बार फिर से पहाड़ में इन खेतों को पुनर्जागृत करके फिर से इनको बोने का प्रारंभ नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से ये हमारे नौले धारे सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट या सरकार या लोगों के पलायन करने से इस पर जो बड़ी तेज़ी से बंदर, सुअर, अन्य समस्याएं आ रही हैं बाघ की, उसके कारण बड़ी तेज़ी से पलायन हो रहा है। और पलायन होने का सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी पे पड़ा वो जंगलों पर पड़ा है, क्योंकि कोई घास काटने वाला नहीं है। घास लोगों की नीड नहीं रही, सूखी लकड़ी लोगों की नीड नहीं रही, तो लोग अब वो सब एक तरफ से घास आग लगनी शुरू होती है, जंगल के जंगल जल जाते हैं। अगर इसी प्रकार से जैसे पिछले साल जगह जले थे जंगल, आगे भी जलते रहे, तो ये निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे पूरे जो एक जैव विविधता है यहाँ से दिल्ली तक का बैलेंस करता है उत्तराखंड जलवायु को, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांडपाल जी ने पूरे अपने अनुभव बताए कि किस तरीके से वो काम को कर रहे हैं, और जिस तरह से राजस्थान में अरवरी नदी को जीवित कर दिया था लोगों ने, इसी तरह के कुछ प्रयास वहाँ भी किए गए थे, और अनुपम मिश्र जी को तो कौन भूल सकता है। कुछ उसी तरह का काम उत्तराखंड में कांडपाल जी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर स्वतंत्र से बात। धन्यवाद।